नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे जो ओल्ड एनसीईआरटी की क्लास चल रही थी 8th क्लास, तो उसके अध्याय नंबर 5 को देखेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मुख्य रूप से किसको, जो एशिया के जो निवासी हैं और उनके प्राकृतिक संसाधनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि एशिया जो है उसके एशिया के भूमि क्षेत्र को देखा था, यानी भूमि संसाधन को देखा था हमने, और जलवायु संसाधन को देखा था हमने। ठीक है, जलवायु वहाँ की एशिया में कैसी है और वहाँ की जो वनस्पति वगैरह जो है कैसी कैसी होती है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वाला आप वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट का नाम क्या है, वहाँ पे लिखा हुआ है जियोग्राफी ओल्ड एनसीईआरटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे 6 क्लास के, 7 क्लास के और 8th क्लास के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बार जहाँ पर परिभाषाएं जो दे रखी होती हैं एनसीईआरटी में उनको देख लेते हैं। तो पहली परिभाषा दे रखी है सिंचाई क्या होती है। तो सिंचाई क्या है, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए खेतों में पानी देना। तो यही क्या कहलाएगा, सिंचाई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरिगेशन। फिर सभ्यता क्या दे रखी होती है, सभ्यता क्या होती है। तो सभ्यता की परिभाषा क्या है, सामाजिक जीवन की वह अवस्था जिसमें कला हो गया, विज्ञान है, संस्कृति है, सुंदर शासन प्रबंधन, ठीक है, अच्छा शासन प्रबंधन और अच्छे रीति रिवाजों का विकास हो चुका हो। तो किसी भी समाज को हम सभ्य समाज कब कहेंगे, जब उसके अंदर कला है, विज्ञान है, संस्कृति है और सुंदर शासन व्यवस्था या फिर प्रबंधन और अच्छे रीति रिवाजों का अगर प्रॉपरली विकास हो चुका है तो हम कहेंगे वो एक सभ्य समाज है। फिर अगला है वर्धन काल। ठीक है, तो वर्धन काल क्या होती है, जो वह वर्ष का वह समय, ठीक है, एक साल है, उस साल के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम है जिसमें फसलों की वृद्धि के लिए पर्याप्त तापमान होता है। ठीक है, तो उससे ही क्या बोलेंगे हम, वर्धन काल बोलेंगे। यानी कि फसलों को बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए क्या होना चाहिए, तापमान चाहिए होता है, तभी तो उसमें ग्रो करेंगी। तो वही टाइम पीरियड जो क्या कहलाएगा, वर्धन काल कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये एनसीईआरटी तो पुरानी है, तो एनसीईआरटी में जो डाटा दे रखा होता है वो भी क्या है, पुराना है। तो यहाँ पे दे रखा है कि एशिया की कुल जनसंख्या जो है इतनी दे रखी है, 3 अरब, ठीक है, 23 करोड़ है। तो डाटा पुराना हो चुका है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एशिया में जो है जनसंख्या बहुत ही अधिक मात्रा में रहती है, और मुख्य रूप से कहाँ रहती है, जो दक्षिण एशिया है और दक्षिण पूर्व एशिया का जो क्षेत्र है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है जनसंख्या जो है बहुत ही अधिक मात्रा में रहती है। जैसे आपने देखा होगा चाइना की जो जनसंख्या विश्व की नंबर 1 पे है, फिर सेकंड नंबर पे भारत आता है जो कहाँ है, तो दक्षिण एशिया का देश है। ठीक है, ऐसे ही इंडोनेशिया जो है दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। ठीक है, तो ये क्या है, अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एशिया के जो है दक्षिणी भाग और दक्षिण पूर्वी भाग में जो है जनसंख्या का संकेंद्रण बहुत ही अधिक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, बाकी आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पुराने डाटा को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, एशिया जो महाद्वीप है बहुत बड़ा फैला हुआ है। तो कहीं पे जनसंख्या घनत्व तो अधिक है, यानी ज़्यादा लोग रहते हैं, कहीं पे जनसंख्या घनत्व तो कम है, तो कम लोग रहते हैं। तो कम लोग कहाँ रहेंगे, कम लोग वहाँ रहेंगे जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है, यानी कि चरम मौसम दशाएं हैं। जैसे साइबेरिया का ठंडा इलाका हो गया, मरुस्थलीय भाग हो गया, तो वहाँ पे जनसंख्या के जीवन यापन के लिए संसाधनों की कमी है। ठीक है, चरम जलवायु है, इसलिए जो है वहाँ पे जो है जनसंख्या कम होती है। और ज़्यादा जनसंख्या कहाँ होगी, जहाँ पे संसाधन अधिक होंगे। ठीक है, जैसे नदी घाटी क्षेत्र वगैरह हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आप एक बार अगर समझ लेंगे ज्योग्राफी को, तो आप आसानी से बता सकेंगे कि कहीं पे जनसंख्या अधिक होगी तो क्यों अधिक होगी, कम है तो क्यों कम होगी। ठीक है, चलिए एशिया के जनसंख्या मानचित्र को देखें तो तुम देखोगे यहाँ कुछ ऐसे स्थान हैं जिनमें बहुत ही विरल जनसंख्या है। जैसे ये कौन से क्षेत्र हैं, साइबेरिया हो गया, साइबेरिया का जो उत्तरी भाग हो गया और पूर्वी भाग, मध्य एशिया के जो है मरुस्थलीय भाग हो गए एवं उच्च भाग हो गए, अरब मरुस्थल, ईरान का पठार और भारत का थार मरुस्थल। तो यहाँ पे क्या होगी, कम जनसंख्या होगी, विरल जनसंख्या घनत्व है।
एशिया के सर्वाधिक घने बसित भागों में भारत के मैदान हो गए, बांग्लादेश हो गया आपका, हिंद एशिया का जावा द्वीप हो गया तथा चीन और जापान के जो मैदानी भाग हैं वो सम्मिलित हैं। इनमें से अधिकांश क्षेत्र के हैं उपजाऊ निचले मैदान अथवा नदी घाटियां हैं। तो जाहिर सी बात है, मैदानी क्षेत्र है, उपजाऊ भी हैं, तो यहाँ फसल ज़्यादा होगी, और फसल ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उससे उसमें उसके जो जनसंख्या रहने वाली है उसके भरण पोषण के लिए जो है खाद्यान्न उपलब्ध हो जाएगा। एशिया के जो है विशाल महाद्वीप में विविध जातियों के लोग निवास करते हैं, यानी कि बहुत सी जातियों के यहाँ पे लोग जो है निवास करते हैं। यहाँ हम उनमें से जो है कुछ पर जो है चर्चा करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया, तो आप समझ गए होंगे पूर्वी एशिया की बात हो रही है, यानी ये बात हो रही है। दक्षिण पूर्वी एरिया यानी कि इस वाले एरिया की बात हो रही है, और दक्षिणी एशिया का ये है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। देखो, पूर्वी हिस्सा ये हो गया, दक्षिण पूर्वी हिस्सा ये हो गया, और दक्षिणी हिस्सा ये हो गया। तो वही लिखा हो, पूर्वी यानी इसकी बात हो रही है, इधर की बात हो रही है, और दक्षिण पूर्वी यानी इसकी बात हो रही है। एशिया के पीत वर्ण लोग, यानी यहाँ के जो लोग हैं उनका रंग कैसा है, पीला है। जैसे आप चाइना के लोगों को देखेंगे तो वो कैसे दिखते हैं, पीले टाइप का दिखते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पीत वर्ण लोगों की संख्या जो है एशिया महाद्वीप की कुल जनसंख्या का क्या है, 1/3 लोग हैं रहते हैं यहाँ पर। इनमें कौन, चीन हो गया, जापानी लोग हो गए, चीनी लोग हो गए, जापानीज हो गए, कोरियाई लोग हो गए, फिलिपाइंस हो गए, फिलिपीनी लोग जिनको बोलते हैं, मलय हो गया, थाई है, म्यांमारी है तथा अन्य देशों के लोग सम्मिलित हैं। ये कैसे हैं, पीत वर्ण लोग, यानी इनकी स्किन का कलर कैसा है, पीला टाइप का है। ये मुख्यतः कृषक हैं, यानी इनका जो पेशा है वो क्या है, मुख्य रूप से क्या करते हैं, ये खेती करते हैं। फिर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा दक्षिण एशिया के कुछ अन्य देशों के निवासी गेहुए वर्ण के हैं, ठीक है, यानी गेहुआ रंग है इनका, हल्का भूरा ब्राउन टाइप का जो होता है। और इनकी संख्या जो है एशिया की कुल जनसंख्या का क्या है, 1/4 है। ये लोग भी मुख्यतः क्या है, कृषक हैं, यानी कि जो इस वाले एरिया दक्षिण एशिया में जो लोग रहते हैं वो गेहुआ रंग के होते हैं। जैसे भारत के लोग हो गए, पाकिस्तान के हो गए, बांग्लादेश के हो गए, ठीक है। और ये जो टोटल जनसंख्या है उसका जो है कुल जो एशियाई जनसंख्या है, एशिया में जो निवास करने वाली जनसंख्या है उसका लगभग 25% है। तो डाटा से हमको मतलब नहीं है, लेकिन मोटा मोटा समझिए कि काफी लोग हैं, ज्यादा मात्रा में लोग हैं, ऐसे समझिए बस। और इनका पेशा क्या है, वो भी कृषि करते हैं, ये लोग भी कृषि ही कर रहे हैं। फिर दक्षिण पश्चिमी एशिया में जो अरब हो गया, अब अरब प्रायद्वीप साइड की बात हो रही है, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी एशिया की बात हो रही है। तो हमेशा जब कोई डायरेक्शन बताया जाए तो उसको मैप में ध्यान रखिए, अपने माइंड में सोचिए कि किस एरिया की बात हो रही है। तो दक्षिण पश्चिम एशिया की बात हो रही है, ठीक है। अरब हो गया, तुर्क हो गया, पारसी हो गया, अफगान हो गया और कुछ अन्य समूहों के लोग रहते हैं। इनके मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि करते हैं और पशुपालन करते हैं। अब देखिए, पशुपालन कहाँ पे होगा, पशुपालन उन एरिया में होता है जहां पर क्या होती है, वर्षा कम होती है। तो खेती के लिए क्या है, कम दशाएं हैं, यानी कि खेती होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, क्योंकि मान लो कभी बारिश बहुत कम हो गई तो क्या खेती बिल्कुल चौपट हो जाएगी, तो उनकी जान पे आ जाएगी ना, अकाल पड़ जाएगा। ऐसे में क्या है, पशु का भी पालन करते हैं ऐसे लोग। क्यों, क्योंकि ये लोग जो हैं, जो पशु होते हैं, भेड़ वगैरह होती हैं, ये क्या करते हैं, बहुत ही कम खा करके भी सर्वाइव कर लेती हैं, भेड़ वगैरह जो होती हैं। इसलिए क्या है, अकाल की स्थिति में भी सर्वाइव कर लेती हैं। प्लस क्या है, ज़्यादा कृषि उत्पादन होता नहीं है, तो क्या है, आमदनी को बढ़ाने के लिए जो है पशुपालन किया जाता है यहाँ पर। फिर मध्य एशिया में जो है, अब मध्य एशिया की बात हो रही है, ठीक है, मंगोल हो गए यानी मंगोलिया का क्षेत्र हो गया, कजाकिस्तान, उज्बेक यानी उज्बेकिस्तान तथा किर्गिज यानी किर्गिस्तान आदि अनेक समूहों के लोग जो हैं निवास करते हैं। तो मध्य एशिया के ये देश हो गए आपके। इनमें से अधिकांश क्या है, अच्छे घुड़सवार होते हैं और पशु पालते हैं। तो इनका भी मुख्य क्या है पेशा, पशुपालन ही मुख्य रूप से ये भी करते हैं। एशिया के निवासी जो है विभिन्न धर्मों के अनुयायी हैं। तो आपने देखा होगा एशिया जो है महाद्वीप बहुत बड़ा है, और ऐसे बड़े महाद्वीप में जो है बहुत संस्कृति वाले, धर्म वाले लोग रहते हैं। वास्तव में एशिया ही महान धर्मों का जन्म स्थल है, क्योंकि यहाँ से ही जो है सभी बड़े धर्मों का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। क्या तुम इन धर्मों के नाम तथा उनके जन्म स्थान बता सकते हो? तो आप इसको जो है बताइए कि मुस्लिम धर्म की स्थापना कहाँ से हुई है, और
जो क्या बोलते हैं पारसी धर्म है वो कहाँ उत्पन्न हुआ है, हिंदू धर्म कहाँ उत्पन्न हुआ है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, और आपका जो है प्रमुख धर्म जो है ईसाई धर्म देखिए कहाँ पे उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो आप इसको जो है पहचानिए, खोज कीजिए, आपको जो है थोड़ा इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी बात कर लेते हैं हम थोड़ा। तो एशिया की जो है सबसे बड़ी संपदा क्या है, कृषि संसाधन है। ठीक है, इनमें उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई के लिए पर्याप्त जल और फसलों के वर्धन हेतु अनुकूल जलवायु दशाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, वन प्रदेश और खनिज भंडार एशिया के जो अन्य संसाधन हैं। तो पहला क्या हो गया, कृषि, और कृषि करने के लिए जो जलवायु चाहिए होती है वो होनी चाहिए हमारे लिए। ठीक है, और साथ में जो है खनिज भंडार वगैरह जो है कैसे हैं वो देखते हैं। आप देख लेते हैं ये कृषि संसाधन को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एशिया के विशाल भूभाग में क्या है, पर्वत हो गए, पठार हैं, मरुस्थल हैं और वन हैं। फलतः एशिया की कुल भूमि का 6वां भाग यानी कि 1/1/6 यानी 1/6वां भाग ही कृषि योग्य है, यानी कि कृषि के लिए जो है थोड़ी जमीन कम है, क्योंकि बहुत हिस्से पे, बड़े हिस्से पे मरुस्थल हैं, पठार हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं और वन भी पाए जाते हैं। तो कृषि जो है 1/6 पे ही जो है की जाती है। फिर भी यह महाद्वीप कृषि संसाधनों में अधिक धनी है, मतलब सॉरी, क्यों, क्योंकि यहाँ के जो 1/6 एरिया में जो खेती की जाती है उससे ही बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो कम एरिया पे भी खेती करके ज़्यादा मात्रा में खाद्यान्न का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर एशिया में उनके विस्तृत घाटियाँ हैं। ठीक है, नदी घाटियाँ जो होती हैं बहुत ही बड़ी बड़ी नदी घाटियाँ हैं। इनमें से कुछ घाटियों में क्या है, प्राचीन सभ्यताओं का जन्म हुआ है। ठीक है, उपजाऊ मिट्टियों, नदियों से पानी मिलने की यहाँ पे क्या है, विश्वसनीय है सुविधा, और लंबे वर्धन काल के कारण ही इन मैदानों में प्राचीन काल से कृषि हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी तो उपजाऊ है ही है, और नदियों का जाल इस एरिया में है, तो नदी से क्या होती है, सिंचाई की व्यवस्था भी हो जाती है, और तापमान भी ज़्यादा ठंडा भी नहीं है इस एरिया में, ज़्यादा गर्म भी नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, वहाँ पे कृषि के लिए भी आदर्श दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए जो प्राचीन काल से ही लोग जो यहाँ पे क्या करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, इस महाद्वीप में वर्षा जो है वर्ष भर एक समान नहीं होती है, यानी कि वर्षा जो होती है वो वर्ष भर एक समान नहीं होती, क्योंकि बहुत बड़ा महाद्वीप है ये, तो अलग अलग हिस्सों में जो है अलग अलग समय पे वर्षा होती है। इस कारण क्या है, कुछ भागों में सिंचाई नितांत यानी बहुत जरूरी हो जाती है, यानी आवश्यक है। सिंचाई कैसे होती है, सिंचाई जो नहरों हो गया, तालाबों हो गया और कुओं से मुख्य रूप से होती है। अभी हाल के वर्षों में बहुत सी बड़ी बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं स्थापित की गई हैं, किस लिए, सिंचाई व्यवस्था को बनाने के लिए। इनसे कई उद्देश्य, अब देखिए नाम से ये होती हैं, इनको बोलते क्या हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं, जिनके उद्देश्य बहुत सारे हों, नाम से स्पष्ट है। तो जो ये परियोजनाएं होती हैं तो कौन कौन से इनके उद्देश्य होते हैं, तो पहला उद्देश्य क्या होता है, सिंचाई की व्यवस्था करना। दूसरा क्या उद्देश्य है, बाढ़ को नियंत्रण करना, भूमि संरक्षण करना, जल विद्युत उत्पादन करना, मत्स्य पालन करना, पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, क्योंकि डैम बनाए जाते हैं तो देखने के लिए जो है टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, तो उससे क्या होता है, पर्यटन को भी बढ़ावा होता है, तो वही लिखाव की पूर्ति होती है। अतः इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। भारत का जो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है एशिया की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो अब आप देखिए भारत का भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ पर है, इसको मैप में निहारिएगा, नहीं है तो गूगल में सर्च करिएगा तो पता चलेगा। वैसे आपको बता देता हूँ, ये पंजाब में है भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, चलिए आगे, एशिया की जो दूसरी बड़ी परियोजना है वो है क्या है, साइबेरिया की अंगारा नदी परियोजना है। तो ये भी जो है साइबेरिया के क्षेत्र में जो एक है अंगारा नदी, उस पर जो परियोजना बनाई गई है वो भी क्या है, बहुत बड़ी परियोजना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं कृषि के प्रकार, देख लेते हैं कि यहाँ इस एरिया में जो एशिया महाद्वीप है पूरा, उसमें जो है कृषि किस प्रकार की जाती है। तो एशिया में जो कृषि कई प्रकार से की जाती है, इनमें से क्या है, एक स्थानांतरित कृषि है।
ठीक। स्थानांतरित कृषि क्या होती है? देखिए स्थानांतरित कृषि क्या होती है, मान लो कोई एक एरिया है, यहाँ पे पेड़ लगे हुए थे, ठीक है, यहाँ पेड़ लगा हुआ है, जंगल लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, जंगल को काट देंगे यहाँ के लोग और फिर यहाँ पे खेती करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, एक लंबे 2-3 साल खेती करेंगे तो यहाँ की जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। अब मिट्टी की उर्वरकता में कमी हो जाएगी तो ये क्या करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ पे पेड़ को काट करके फिर से एक नई जगह बनाएंगे और फिर वहाँ फिर खेती करेंगे कुछ समय के लिए, और फिर उसके बाद फिर जब उसकी उपजाऊपन खत्म हो जाएगा, मिट्टी का कम हो जाएगा, तो फिर उस भूमि को छोड़ के चले जाएंगे अन्य कहीं पर। तो इसी को ही बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो समझ गए होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे चलते रहते हैं ये, ठीक है। तो वही लिखा, उनमें से जो है एक स्थानांतरित कृषि कहलाती है। इसका प्रयोग जो है कुछ पर्वतीय और वन प्रदेशों में किया जाता है। ये मुख्य रूप से कहाँ की जाती है खेती, जो पर्वतीय क्षेत्र हो गया, वन क्षेत्र हो गया, वहाँ पे इस तरह की खेती होती है। वन के कुछ भाग को आग लगाकर साफ कर लिया जाता है और फिर कृषक उस भाग पर कुछ वर्षों तक कृषि करता है। 2 या 3 वर्षों में जैसे ही इसकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, वह उसे छोड़ देता है और वन में दूसरे स्थान को जो है कृषि के लिए साफ कर लेता है। इस प्रकार की कृषि के लिए जो है बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ती है। जाहिर सी बात है, हम काटेंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे, फिर दूसरी जगह चले जाएंगे, फिर तीसरी जगह चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो जंगल है वो तो उगने में हजारों वर्ष लगेंगे ना फिर से। इस प्रकार की खेती में वन संपदा का काफी विनाश होता है, क्योंकि जाहिर सी बात, हम पेड़ को काट रहे हैं तो वन संपदा जो है वो क्या हो रहा है, उसका विनाश हो रहा है। इसलिए जो है वर्तमान समय में जो है इस पर क्या लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरे प्रकार की कृषि जो है एशिया में काफी प्रचलित है। इसको क्या बोलते हैं, सघन कृषि कहते हैं, ठीक है, इंटेंस, इसको बोलते हैं इंटेंस एग्रीकल्चर। इस प्रकार की कृषि में एक छोटे भूखंड, यानी पर्टिकुलर एक छोटा इलाका है, छोटा एरिया है, पर काफी शारीरिक कार्य किया जाता है कि इसमें जो लोग लगे होंगे, काम करने वाले लोग लगे होंगे, उनकी संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। मान लो छोटा सा एक जगह है, उसमें लोग लेकिन काम करने वाले अधिक होते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, सघन कृषि बोलते हैं। और क्या होता है, वर्ष भर इसमें लगातार खेती की जाती है, कोई भी समय जो है जमीन को खाली नहीं रखा जाता है। वर्षा प्रारंभ होने से पूर्व कृषक खेतों को जोत कर तैयार करते हैं और वर्षा होने पर उनकी क्या करते हैं, बुआई करते हैं। चावल की कृषि के लिए पहले से जो है नर्सरी में बीज बोए जाते हैं और जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, उनको यहाँ पे लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इसके आगे मेरे ख्याल यहीं पर दे रखा है, लगभग 15 सेंटीमीटर लंबे होते हैं जो पौधे, धान का पौधा नर्सरी में लगाते हैं उसको, और फिर उसको क्या करते हैं, इन्हीं सावधानी से निकाल कर पहले से तैयार खेतों में रोप दिया जाता है। तत्पश्चात क्या करते हैं, कृषक उनमें रासायनिक खाद देता है, यानी कि सघन कृषि में रासायनिक खादों का इस्तेमाल होता है। आवश्यकता होने पर इनकी सिंचाई करता है सॉरी, और खरपतवार उखाड़ कर खेत को निरंतर साफ करता है। फसल की बुवाई और कटाई के समय अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, यानी लोग ज़्यादा चाहिए होते हैं इसके लिए। सामान्यतया कृषक जो है इन खेतों में फसलें ऐसे क्रम से बोता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति यथासंभव अधिक से अधिक बनी रहे। इसे क्या बोलते हैं, फसल चक्र कहते हैं, यानी कि पहले चावल लगाएगा, फिर उसके बाद दूसरी खेती लगाएगा, मतलब गेहूं लगा दिया, फिर दाल लगा दिया, फिर चावल लगा दिया। तो इस टाइप से जो है इसमें क्रॉप का रोटेशन होता रहता है, फसल चक्र बोलते हैं इसको, हैं, ठीक है, क्रॉप रोटेशन। एक फसल के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरे के बाद फिर पहली, ऐसे। इससे क्या होता है, अलग अलग फसल लगाने से क्या है, मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है। अगर एक ही फसल को लगाते हैं मान लो अगर हम, तो क्या होगा, इससे लंबे समय के बाद जो है उसकी उर्वरकता जो है मिट्टी की खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक पेड़ पौधे, एक फसल विशेष को एक विशेष प्रकार के जो है रसायन खनिजों की आवश्यकता होती है। तो इससे क्या होगी, मिट्टी में उसकी कमी हो जाएगी अगर एक ही फसल को उगाएंगे हम। तो एशिया में जो है सामान्यतः प्रति एकड़ औसत उत्पादन बहुत कम है, यानी कि जो उत्पादकता है फसल की वो बहुत कम है। इसके कई कारण हैं, रीजन बहुत सारे हैं। खेत
बहुत छोटे होते हैं। जो एशिया के जो देश हैं वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है, इसके कारण क्या होता है कि जो खेत होते कैसे होते छोटे होते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं और जगह कम है। कृषक सामान्यतः कैसा है, निर्धन गरीब परिवार हैं और अशिक्षित यानी पढ़े लिखे भी नहीं हैं। वे सादे और पुराने ढंग से जो है कृषि करते हैं और कृषि यंत्रों का जो है यानी कि आधुनिक जो मशीनें हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो परंपरागत कृषि यंत्र हैं उनका ही क्या करते हैं, वो प्रयोग करते हैं। फिर क्या है, उनके पास जो है सिंचाई के जो साधनों, रासायनिक खादों और उन्नत बीजों की क्या है, पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है, यानी इनकी भी कमी है। गरीब किसान हैं, अतः पैदावार जो है क्या है, बहुत कम होती है। इसकी वजह से क्या हो गई, जो उत्पादकता होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और जो पैदावार होती है वह केवल उसके परिवार के भरण पोषण के लिए ही पर्याप्त होती है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, उत्पादन कम हो रहा है, तो क्या है जितना उत्पादन करते हैं वो अपने ही काम में इस्तेमाल कर लेते हैं और उसका व्यापार नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि व्यापारिक कृषि यहाँ पे बहुत ही कम होती है। जो बड़े किसान होते हैं केवल वही कर पाते हैं, छोटे किसान जो है अपने लिए ही केवल उगाते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है, एक अन्य प्रकार की खेती है जिसे क्या बोलते हैं, विस्तृत खेती। अब नाम से स्पष्ट है, विस्तृत यानी कि बड़े बड़े फार्म हाउस होंगे इसमें। मध्य एशिया और पश्चिमी साइबेरिया के कुछ भागों में बहुत बड़े कृषि फार्म हैं। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े जो है कृषि फार्म होते हैं ये। इस प्रकार के विस्तृत फार्मों पर मानव श्रम से कार्य चलाना संभव नहीं होता है, क्योंकि बड़े बड़े खेत होते हैं तो वहाँ पे मानव काम नहीं कर पाएगा। ऐसे में क्या है, मशीनें चाहिए होती हैं, इसलिए इन पर कृषि का सारा कार्य जो है मशीनों के द्वारा किया जाता है। स्पष्ट है कि इस प्रकार की यांत्रिक कृषि के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जाहिर सी बात मशीन को खरीदने के लिए भी तो पैसे होने चाहिए। तो ये कौन कर पाएगा, जो बड़े किसान होते हैं। तो विस्तृत कृषि जो है वही लोग कर पाते हैं। चलिए अब फसलों को देख लेते हैं हम कि यहाँ इस भाग में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो एशिया में विभिन्न प्रकार की जो है फसलें पैदा की जाती हैं। उनमें खाद्य फसलें विशेष रूप से जो है अनाज हो गए अधिक महत्वपूर्ण हैं। चावल हो गया एशिया की जो है सबसे मुख्य फसल है, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ की जो जलवायु है दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, वहाँ वर्षा अधिक होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, चावल की खेती होती है। विश्व का जो है 90% से भी अधिक चावल जो है एशिया में ही पैदा होता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु ऐसी है, गर्म है, आर्द्र है और मिट्टी भी अच्छी है। ठीक है, दोमट मिट्टी पाई जाती है नदी घाटियों में, तो वहाँ पे जो है चावल की कृषि के लिए आदर्श दशाएं उपलब्ध हैं। चीन हो गया, भारत है, जापान है, बांग्लादेश है और दक्षिण पूर्व एशिया के देश जो है चावल के प्रमुख उत्पादक देश हैं। और जो गेहूं होता है हमेशा कहाँ होता है, ठंडे प्रदेशों में होता है। तो एशिया महाद्वीप में ठंड भी होती है, तो देखते हैं गेहूं कहाँ होगा, तो ठंडे इलाकों में होगा। तो गेहूं एशिया के उष्ण यानी जहाँ ज़्यादा ना तो गर्मी हो ना तो ज़्यादा ठंडी हो, बीच का मौसम होना चाहिए, और शीतोष्ण भागों की उपज यानी कि ठंडा प्रदेश। शीतोष्ण मतलब ठंडा। यह यूक्रेन हो गया, चीन हो गया, उत्तरी भारत हो गया, पाकिस्तान है, दक्षिणी पश्चिम एशिया में पैदा होता है। ज्वार, बाजरा, रागी अर्धशुष्क भागों की पैदावार है। यहाँ की ज्वार, बाजरा ये सब कहाँ होगा, रागी वगैरह, जहाँ पे थोड़ा बारिश और कम हो जाती है, यानी कि बारिश कम होती है जहाँ पर है, अर्धशुष्क मौसम होता है, वहाँ पे इस तरह के जो है मोटे अनाज जो है उगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दालें और तिलहन भी अनाजों के साथ पैदा किए जाते हैं। तो हमने ये देख लिया कौन कौन सी जो है खाद्यान्न फसलों का उत्पादन यहाँ पे होता है एशिया में। अब हम देखते हैं जो नकदी फसलें कौन कौन सी होती है। तो कपास हो गई, पटसन, पटसन का मतलब जूट। ठीक है, तो ध्यान रखें जूट को ही पटसन बोलते हैं। कपास हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया और चाय एशिया की क्या है, प्रमुख नकदी फसलें हैं। ठीक है, चीन हो गया, कजाकिस्तान, तो चीन देश हो गया आपका, कजाकिस्तान देश हो गया आपका, और फिर इसका अजरबैजान हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, और दक्षिण पश्चिम एशिया में जो है कपास पैदा की जाती है, तो कपास की भी खेती होती है। पटसन यानी जूट जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पैदा की जाती है। गन्ना जो है मुख्यतः भारत हो गया, हिंदेशिया हो गया और पाकिस्तान में, जैसे चाय जो है भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया और हिंदेशिया में पैदा की जाती है। तो ये सारी कौन सी फसलें हैं, नकदी फसलें होती हैं, उनका उत्पादन भी यहाँ पर होता है।
अब हम देखेंगे यहाँ पे वन संपदा कि यहाँ पे कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो एशिया में 3 प्रकार के वन मिलते हैं। पहला वन कौन सा हो गया, कोड़धारी हो गया, दूसरा मानसूनी वन हो गए, तीसरा हो गया विषुवतीय वन हो गए। ठीक है, मिलते हैं। कोणधारी वन कहाँ मिलेंगे, रूस, जापान एंड ठंडे इलाकों में मिलेंगे। ठीक है, ठंडा इलाका जहाँ होगा वहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा, कोणधारी वन मिलेगा, यहाँ पे यानी बर्फ मिलेगी। और भारत में जो है देखें तो कहाँ मिलेगा, जो हिमालयी क्षेत्र हो गया, हिमालयी पर्वतीय प्रदेशों में मिलता है। इन वनों से जो है मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है जो इमारती कामों में तथा कागज की लुगदी और रेयन बनाने में काम आती है। मानसूनी वन भारत, म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया के भागों में मिलते हैं। यहाँ पे यानी मानसूनी वन पाए जाते हैं। और मानसूनी वन की विशेषता क्या होती है, मानसूनी वन में विशेषता ये होती है कि ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं एक समय विशेष में। शुष्क काल जब आता है, गर्मियों का सीजन आता है, तो ये क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो आप देखेंगे मार्च महीने अप्रैल महीने में जो भारत में पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। इन वनों में सागौन हो गया, साल हो गया, बांस जैसे उपयोगी वृक्ष उगाए जाते हैं। विषुवतीय वन जो है मलेशिया और हिंदोनेशिया में मिलते हैं। तो विषुवतीय वन कहाँ मिलेंगे आपको, जहाँ पे विषुवत रेखीय जलवायु होती है, यहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती है, उनको बोलते हैं। तो जो विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री के नज़दीक जो होंगे एरिया क्षेत्र होंगे वहाँ पर विषुवतीय वन मिलेंगे। और मुख्य रूप से आप भारत में देखेंगे तो अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है वहाँ मिलेगा आपको, मलेशिया हो गया, हिंदोनेशिया हो गया। ठीक है, इन जो द्वीप समूहों में भी आपको देखने को मिलेंगे विषुवतीय वन। इन वनों के कुछ भागों को साफ करके यानी काट करके उसके स्थानों पर रबर स्टेट यानी रबर के पेड़ के जो है बड़े बड़े बागान लगाए गए हैं, रबर स्टेट बना दिए गए हैं। मलेशिया विश्व में जो है रबर का सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश है। तो अगर बात करते हैं, यहाँ से फैक्ट मिल गया हमको कि अगर बात पूछा है, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रबर का जो उत्पादन जो है रबर, उसका उत्पादन विश्व में सबसे अधिक कौन करता है, तो मलेशिया देश जो है वो करता है। भारत की बात करते हैं, भारत में जो है केरल राज्य जो है रबर उत्पादन में अग्रणी है यानी आगे है। अब हम देख लेते हैं खनिज संपदा। ठीक है, तो खनिज संपदा में क्या है, जो एशिया बहुत बड़ा महाद्वीप है तो इसमें जो है अनेक प्रकार के खनिज भंडार हैं। ठीक है, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं मुख्य रूप से, तो लोहा हो गया आपका, मैग्नीज हो गया, टंगस्टन हो गया, बॉक्साइट हो गया, अभ्रक हो गया, टिन है, कोयला है, खनिज तेल है। इनमें से क्या है, मुख्य खनिज हैं। लोहा जो है खनिज भारत है, चीन है, अजरबैजान में मुख्य रूप से पाया जाता है। बॉक्साइट और अभ्रक मुख्यतः कहाँ, भारत में मिलते हैं। ठीक है, बॉक्साइट है, अभ्रक है, तो भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। मलेशिया जो है टिन खनिज में धनी है। तो मलेशिया का जो देश है उसकी बात करते हैं तो वहाँ पे कौन सा मुख्य खनिज पाया जाता है, तो टिन। ठीक है, तो टिन खनिज जो है कहाँ पाया जाता है, मलेशिया में। तो ये सारे फैक्ट आप नोट करते रहिएगा। चीन है, रूस है और भारत में जो है कोयले के विशाल भंडार यानी बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया के जो देश हैं, ठीक है, तो आप माइंड में सोचिए दक्षिण पश्चिम एशिया के जो देश कौन कौन से हैं, तो वहाँ पे क्या है मुख्य रूप से मिलता है, तो वहाँ पे आपको मिलेगा खनिज तेल। ठीक है, तो वहाँ वो किस चीज मामले में अमीर हैं, संपन्न हैं, तो खनिज तेल के मामले में संपन्न हैं। जैसे आपने सुना होगा कुवैत है, बहरीन है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, ठीक है, रूस है। तो ये क्या है, तेल उत्पादक देशों में क्या अग्रणी, यानी कि यहाँ पे जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। फिर म्यांमार, हिंदोनेशिया और भारत में भी तेल मिलता है, थोड़ी बहुत मात्रा में जो है यहाँ पर भी तेल पाया जाता है। यद्यपि एशिया जो है कृषि और खनिज संसाधनों में क्या है, धनी है, किंतु उनका वितरण क्या है, बहुत ही असमान है, यानी कि अलग है, बहुत ही इम्बैलेंस है। उनका उचित और पर्याप्त मात्रा में विकास भी नहीं हुआ है। अब एशियाई देशों में जो है काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं। कुछ देशों में काफ़ी विकास हो चुका है, किंतु अधिकतर अभी क्या है, विकासशील हैं। कृषि विधियों में सुधार हो रहा है। कृषि और खनिज संसाधनों पर आधारित विभिन्न उद्योगों का क्या है, तेजी से विकास हो रहा है। फिर यातायात है, तो उसमें यातायात में देखेंगे कि जो एशिया के जो बड़े बड़े देश हैं तो वो क्या है, स्थल मार्ग से, जल मार्ग से और वायु मार्ग से जो है तीनों से जुड़ा हुआ है वो, तो वो सब हमको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो वही आगे दे रखा है इसमें कि दूरवर्ती स्थानों को जोड़ने वाले जनमार्गों को महामार्ग कहते हैं। ठीक है, जो महामार्ग मतलब बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनते हैं जो, उनको बोलते हैं। एक ही देश के अंदर जो है विभिन्न स्थानों को जोड़ने वाले महामार्गों को क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय महामार्ग, यानी कि नेशनल हाईवे बोलते हैं उनको। किंतु जब वे विभिन्न देशों में स्थित स्थानों को जोड़ते हैं, यानी एक देश है और दूसरा देश यहाँ पर है मान लो, अब दो देशों को अगर कोई मार्ग जोड़ेगा, बड़ा हाईवे जोड़ेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय महामार्ग, यानी कि इंटरनेशनल हाईवे बोलते हैं। तो वही लिखा है, तो उन्हें इंटरनेशनल हाईवे कहा जाता है। एशिया में जापान के महामार्ग जो है सबसे अच्छे हैं, यानी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बने हैं। भारत और चीन में भी सड़कों का जाल बिछा है। आजकल एशिया में टर्की के इस्तांबुल नगर को दक्षिण पूर्व एशिया के सिंगापुर नगर से जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग का निर्माण हो रहा है। तो इस्तांबुल जो टर्की की राजधानी है, वहाँ से लेकर के सिंगापुर तक जोड़ने की जो है निर्माण चल रहा है, काम चल रहा है। देखिए फिर आगे वही है, एशिया के जो है प्राकृतिक विभाग एवं जनसंख्या मानचित्र से तुलना करने के लिए बोल रहा है वो, जो रेल मार्गों की है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा देखने को? मैदानी एवं सघन जनसंख्या वाले भागों में क्या है? रेल मार्गों का निर्माण जो है पहाड़ी एवं विरल आबादी वाले क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान और लाभप्रद होता है। यानी कि क्या है, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे रेल मार्ग अधिक होंगे, और प्लस जहाँ पे समतल मैदान है वहाँ पे पहाड़ी इलाके जो होते हैं, या फिर जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम होती है, मरुस्थलीय इलाका हो गया, ठीक है, या फिर जहाँ पेड़ पौधे बहुत हैं, घने जंगल हो गए, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे रेल मार्ग जो होते हैं वो कम होते हैं, उनका विकास कठिन होता है, इसलिए जो है, और जनसंख्या भी वहाँ पे रहने वाले कम है, इसलिए वहाँ पे जो है विकास कम किया जाता है। एशिया के विभिन्न भागों में वायु मार्गों का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ठीक है, तो समय के साथ क्या है, वायु जो परिवहन है बहुत ही तीव्र परिवहन है। ठीक है, कम समय में आदमी जल्दी पहुंच जाता है, इसलिए जो इसका महत्व क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। लास्ट में वही आपको दे रखा है कुछ की परिभाषाएं दे रखी हैं, तो आपने अभी इनको देख लिया होगा कि सघन कृषि किसे बोलते हैं। ठीक है, तो छोटे भूखंड पर, यानी छोटा सा एरिया है, छोटे भूखंड पर अधिक श्रम लगाकर, यानी ज़्यादा लोग काम करने वाले लगा करके कृषि उत्पादन प्राप्त करना क्या कहलाता है? सघन कृषि कहलाता है। विस्तृत खेती दे रखा है, तो विस्तृत बड़े यानी बड़े बड़े फार्म हाउस पर जो है मशीनों की सहायता से जो कृषि कार्य करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? विस्तृत खेती कहते हैं। ठीक है, और महामार्ग आपको पता चल गया होगा, जो दूर के स्थानों को जोड़ने वाले जो मार्ग होते हैं, स्थल मार्ग होते हैं, ठीक है, सड़कें होती हैं चौड़ी चौड़ी, उनको ही क्या बोलते हैं? महामार्ग। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। आई हो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक बार लाइक जो मार दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम।